हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GOIS। आज हम लोग चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी का जो मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स था उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का बेसिकली 2 फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं। एक है इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स और दूसरा है मटेरियल फैक्टर्स। तो अभी आज हम ये मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। देखिए, आप लोगों के मन में भी एक सवाल आता होगा कि जब भी सोशियोलॉजी का जिक्र होता है हम लोग यूरोप, एनलाइटनमेंट, ये सब को मतलब कि क्यों सामने लाते हैं कि ये सब को मतलब कि ये सब को छोड़ के, ये सब के बिना क्या हम लोग सोशियोलॉजी डिस्कस नहीं कर सकते बेस्ड ऑन प्योरली इंडियन सोसाइटी? क्या सिर्फ इंडियन सोसाइटी में सोशियोलॉजी इमर्जेंस होने का जो सब फैक्टर होना चाहिए वो नहीं था? क्या ये यूरोप से आया? तो ये सभी सवाल का जवाब अभी आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि मटेरियलिस्टिक कंडीशन। नाउ व्हाट इज द मटेरियलिस्टिक कंडीशन? देखिए, मटेरियलिस्टिक कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मटेरियल आप जो मटेरियल यूज करते हो वो दर्शाता है कि आप किस सोसाइटी में रहते हो, उसका कल्चर क्या है, उसका सिविलाइजेशन कौन सा वाला सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एक बंदा पत्थर घिस घिस के आग जला रहा है, उसने सीखा, या फिर उसने व्हील बनाना सीखा। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा, कोई अगर बंदा अभी सिर्फ आग जलाना सीखा तो ये थोड़ा पुराना है। मतलब कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके आप कह रहे हो कि कोई बंदा मोबाइल 5G 6G यूज़ कर रहा है और कोई बंदा अभी पत्थर घिस के आग जला रहा है, तो कौन एडवांस है? आप कह सकते हो कि जिस बंदे के हाथ में मोबाइल है वो एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस। तो ये जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आप कह रहे हो ये तो मटेरियल है। ठीक है, तो देखा जाता है कि हम लोगों का जो प्रोग्रेस हुआ वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके ही हुआ, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके ही हम लोग अपना डेवलपमेंट, प्रोग्रेस ये सब नापते हैं। जैसे आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि सिंधु जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा एडवांस था? तो आप कहेंगे कि सर एक सिविलाइजेशन था जहाँ पे देखा गया था कि वो लोग मतलब कि ईंट जला के अपना घर तैयार कर रहे हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक हाइजीन, सैनिटेशन मेंटेन किया जाता था। एक बहुत बड़ा मतलब कि स्विमिंग एरिया था, वहाँ पे वो लोग नहाते थे। एक मतलब कि वेल था। तो आप क्या कर रहे हो? मतलब कि क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि एक स्पेसिफिक सिविलाइजेशन था, उस सिविलाइजेशन में जितने भी लोग थे वो लोग कैसे रहते थे, उनका घर का पैटर्न क्या था, उनका घर किस चीज़ से बना था, वो लोग कैसे नहाते थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वो लोग जो भी अटेंसिल्स यूज़ करते थे, जो अगर क्या वो लोग कॉइन यूज़ करते थे। तो देखिए, सभी कुछ तो मटेरियल है ना। अभी भी आप कितना स्मार्ट हो या नहीं हो वो डिपेंड करता है कि आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट मोबाइल है या नहीं है। एक बंदा दिमाग से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, पर उसका जो पोशाक है, उसने जो पहना है, वो जो मतलब कि उसका जो अटायर है उसको देख के समझ नहीं आ रहा है, तो क्या हम उसको स्मार्ट कहते हैं? तो अभी एडवांस जो सोसाइटी हो गया है वहाँ पे ये कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन आ गया है कि जो जितना दिखाता है उसको उतना ही स्मार्ट समझा जाता है। पर अगर मैं कहूँ कि हम लोगों का जो एडवांसमेंट हुआ वो मटेरियल को मतलब कि केंद्र करके ही हुआ, सेंट्रल में रख के ही हुआ। ओके, तो बात यह है कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, क्या इंडिया, क्या इंग्लैंड, वहाँ का जो सिस्टम था वो लगभग सभी जगह का फ्यूडल सिस्टम था। कैसा वाला सिस्टम? कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करके एक स्पेसिफिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, और हर किसी का एक स्पेसिफिक काम रहता था। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक स्मिथ, लेदर वर्कर, वीवर, पॉटर, शेफर्ड, ब्रीवर के सभी का अपना अपना खुद का एक काम है। तो एक ही गांव में सभी लोग रहते थे, सभी लोगों का अपना खुद का एक काम रहता था, वो लोग वो करते थे, और जो गांव था बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करके था। तो दूसरे वाले जो प्रोफेशन में थे वो लोग भी रहते थे,
बट बेसिकली जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। ये था एक स्मॉल सोसाइटी, बहुत ही सिंपल सोसाइटी, यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, डिविजन ऑफ लेबर कम था, स्पेशलाइजेशन कम था, ठीक है, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी था, जो इंटरेक्शन था वो बहुत ही क्लोज था। पर अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। मतलब कि कहा जाता है कि मतलब कि सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद, मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 400 साल ही हुआ होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हार्डली 50 टू 100 ईयर्स 50 या 100 साल होगा कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 400 साल से ज़्यादा पुराना है नहीं। तो इतने सालों में सोसाइटी में इतना ज़्यादा, इतना बड़ा, इतना रैपिड चेंज नहीं आया जितना चेंज अकेला इंडस्ट्रियलाइजेशन खुद लेके आया था। तो इसीलिए सोशियोलॉजी जब से शुरू हुआ, कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही सोशियोलॉजी शुरू हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा रैपिड चेंज सोसाइटी में आया, वो चेंज को स्टडी करने के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन का ज़रूरत था, तभी सोशियोलॉजी आया। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट तो हर एक एस्पेक्ट को लेकर डील कर रहा है ना, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, पर ओवरऑल सोसाइटी को स्टडी करेगा, सोसाइटी किस मतलब कि दिशा में जा रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको हम मिटा सकते हैं, क्या ये प्रॉब्लम पहले से था, कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब चीज़ को स्टडी करने के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ा, वो है सोशियोलॉजी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो रैपिड चेंज है सोसाइटी का इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से आया, उसको स्टडी करने के लिए जो सब्जेक्ट तैयार हुआ वो है सोशियोलॉजी। अभी एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक मतलब इस चैप्टर को समझाने के लिए सीआईडी मूवी, 1956 का एक मूवी था सीआईडी मूवी, वहाँ पे एक गाना था, उस गाने को यहाँ पे दिया गया। गाना क्या था? ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, यह बॉम्बे मेरी जा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना था। कहा जा रहा है कि या अगर हम जो लाइनें हैं उस लाइन को अगर देखेंगे तो देखा जाएगा कि सोसाइटी क्या बन गया अचानक से, ये गाने से वो चीज़ हमारे सामने आता है। और अगर हम लोग उसके बगल में ही जो पिक्चर है, अगर वो हर एक पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को समझ आएगा। स्लम है, देखिए इंसान कैसे रह रहा है, कोई हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो धुआं है वो एयर में एकदम मतलब कि मिल जा रहा है, तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रहा है। स्लम में क्या होता है, स्लम में लोग ज़्यादातर स्लम में देखा जाता है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी देखा जाता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे जाते हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम किस चीज़ को सेंट्रल करके, इतना सारा प्रॉब्लम सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन को सामने रखे ही आया था, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, आप लोग ये गाने को सुनिएगा, इस गाने की जो मीनिंग है उस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि अचानक से सोसाइटी में कैसे कैसे बदलाव आ गए, और यही दुनिया है, यही सोसाइटी है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कैपिटलिज्म से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म के मतलब है कि प्रॉफिट एक्युमुलेशन, कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, मुझे और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कि कैपिटलिज्म। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको पता है इंडस्ट्रियलिज्म में कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है और इसीलिए एक्सप्लॉइट किया जाता है जो भी लेबर आता है, कि अगर मैं सभी का जो रेमुनरेशन वो लोग डिज़र्व करते हैं, अगर मैं उनको वो दूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाऊंगा ना, इसलिए मुझे उन्हें ओवर टाइम कराना होगा, इसलिए मुझे ऐसे बहुत सारे काम उनसे करवाना होगा जिससे मुझे और भी ज़्यादा मुनाफा हो, मैं और भी ज़्यादा कैपिटल एक्युमुलेट कर सकूं, मैं और भी ज़्यादा इंडस्ट्री खोल सकूं, ठीक है।
The Industrial Revolution was based upon a new dynamic form of economic activity, that is capitalism. This system of capitalism became the driving force behind the growth of industrial manufacturing. Capitalism involved new attitudes and institutions. Entrepreneurs now engaged in the sustained, systematic pursuit of profit. The market acted as the की इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ. अब मार्केट बन गया है, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी. कैपिटलिज्म का यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी. गुड्स, सर्विसेज एंड लेबर बिकेम कमोडिटीज़. ठीक है, तो सबसे पहले लेबर को कमोडिटी के हिसाब से नहीं देखा जाता था, पर अभी हम लोग लेबर को खरीदने लगे कि तुम ये काम कर दो सुबह 8 से रात के ये 6 बजे तक या रात के 8 बजे तक तुम्हें ये पैसा मिलेगा. तो हम सर्विस खरीद रहे हैं कि कोई मेरे घर पे आके ये चीज़ दे के जाएगा. सर्विस, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी सर्विस है, ये भी खरीदा जाता है. तो गुड्स, सर्विसेज, लेबर, ये कमोडिटी जब से बन गया तब से ये कैपिटलिज्म. देखो आप लोग भी देखे होंगे कि कैपिटलिज्म को लेके, मतलब कि कैपिटलिज्म इन एजुकेशन को लेके बहुत सारे मूवी है कि हाँ पढ़ाई में इतना खर्चा कैसे चलेगा, सरकारी बना देना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे मूवी का मतलब कि मैंने नाम देखा है या फिर मूवी देखे हैं कि जब से आप कोई चीज़ बेच रहे हो और कोई बंदा खरीद रहा है तो वो चाहेगा कि मैं सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट में ये चीज़ बेचूं, और जो खरीद रहा है वो सोचेगा मैं सबसे कम प्रॉफिट में ये चीज़, मतलब कि सॉरी कम मार्जिन में ये चीज़ खरीदूं ताकि मेरा लॉस ना हो. तो पढ़ाई भी एक तरह से बन गया है कमोडिटी. ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दे के ख़रीदना पड़ता है. ठीक है, कि मैं ख़रीदूँगा. अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कोशिश करते हैं कि पढ़ाई को फ्री रखने का, पर उनका भी एक स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है कि एक बंदे से हम लोग लाखों रुपए नहीं लेंगे, हम लोग 10 बंदों से 10,000 करके लेंगे. तो अपना अपना सभी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, पर आप लोगों को बता दूं कि सभी का स्पेसिफिक कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, कैपिटल एक्युमुलेशन का प्रोसेस है. अगर उस प्रोसेस में कैपिटल एक्युमुलेशन नहीं है, मुनाफा नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म. द न्यू इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट रिप्लेस्ड. इंग्लैंड वॉज द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वही लोग इंडिया में आए थे, इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो इंडिया में आया था. ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, यहाँ पे भी चेंज आया था. द डिग्रेडेशन ऑफ लेबर. पहले लेबर को बहुत उम्दा किस्म का एक मतलब के इंसानियत के नज़रिए से देखा जाता था, पर कोई भी चीज़ अगर कॉमोडिटी बन जाएगा तो डिग्रेडेशन ऑफ लेबर तो होगा ही. ठीक है, द रेंचिंग ऑफ वोट. जैसे मान लीजिए कि हमारे सोसाइटी में ही शिक्षक, गुरुजी यानी कि टीचर का बहुत ही ज़्यादा सम्मान था, पर जब से ये कैपिटलिस्टिक मोड आ गया है तब आप लोग या सभी कैसे देखते हैं टीचर को कि हमने पैसा दिया है, आप हमें सर्विस दो. सर ये सिलेबस ख़त्म क्यों नहीं हुआ. तो ये जो आप मतलब कि उनसे पूछ रहे हो, मांग रहे हो अपना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हक है कि मैंने पैसा दिया है, आपको ये सर्विस देना होगा. ये तो पहले इंडिया में था नहीं. गुरु शिष्य ये संपर्क था. तो गुरुकुल था, गुरुगृह में हम लोग रहते थे, उनका सेवा करते थे, तब जाके हम लोगों को वो मतलब के शिष्य मानते थे. मतलब कि गुरु का सेवा करना ये भी एक परम धर्म था. तो अभी ये सब नहीं है. क्यों नहीं है, इसका रीज़न यही है. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम लोग किस अप्रोच से गुरु को देख रहे हैं. गुरु देख रहा है अपने स्टूडेंट को ये कि ये तो मेरा एक मतलब के बायर है, मुझसे ख़रीदने आया है, तो मुझे इससे प्रॉफिट चाहिए. और जो स्टूडेंट है वो गुरु को देख रहा है ऐसे कि ये तो मतलब कि एक सेलर है, जितने कम दाम में मैं खरीदूँ मेरा ही उसमें फ़ायदा है. ओके. Decline of the status of the common laborer not to maintain the skilled craftsman. Urban centers expanded and grew. It was not that there were no cities earlier, but their character prior to industrialization was different. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अच्छा पहले
अर्बनाइज सेक्टर नहीं था, मतलब कि सिटी नहीं था, अभी सिटी बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है, सिटी पहले भी था, अर्बन एरिया पहले भी था, पर ये जो कैरेक्टर ऑफ अर्बन एरिया है, इंडस्ट्री को बेस करके जो अर्बन एरिया, ये पहले नहीं था। और आप लोगों को एक मैं मतलब कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंग्लैंड, मतलब कि ब्रिटिशर्स के कारण, मतलब कि हो सकता है कि हाँ इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पर उसके वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया। इंडिया में जो हुआ था वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडिया का जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री था, ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री, मतलब कि छोटा सा इंडस्ट्री था, वो ख़त्म हो गया था इंग्लैंड आने के कारण। क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे हम लोग मतलब कि छोटे छोटे मशीन से, हाथों से कोई चीज़ को तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे इंग्लैंड आके यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ पे भेज के, वहाँ से कम दाम में, कम पैसों में, मतलब कि उससे बेहतर क्वालिटी का चीज़ यहाँ पे वो लोग भेज रहे हैं और यहाँ के ही कंज्यूमर से वो कंज्यूम करवा रहे हैं। तो यहाँ का जो इंडस्ट्री था पूरा ख़त्म हो गया था, इसलिए कॉलोनियलाइजेशन के कारण इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। ओके, छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्री थे सब खत्म हो गए थे। ओके, the industrial cities gave birth to a completely new kind of urban world. It was marked by the soot and grime of factories, by overcrowded slums of the new industrial working class, bad sanitation and general squalor. It was also marked by new kinds of social interactions. तो सभी कुछ बदल गया। आपका जो मतलब कि जो पहले वाला जो पिक्चर दिखाया उसी को दर्शा रहा है ये सब बातें। और लास्ट जो लाइन था, जो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, वो भी बदल गया। देखिए, मैं अगर पुराने ज़माने से हूँ, होमोजेनस सोसाइटी से हूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा हो रहा है, तो तुम सोचोगे कि हाँ ये एक रिश्ता है, इस रिश्ते के नातिर ये बंदा मुझे पूछ रहा है। तो जो संपर्क था वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। ठीक है, अभी क्या हो गया है, ये मतलब कि तब का रिलेशन था बहुत पर्सनल, अभी हो गया इम्पर्सनल। मतलब कि अभी मैं अगर किसी से पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे हो, तो तुमको पता है कि अभी ये बंदा कोई फेवर मांगेगा, वाइस वर्सा, कि मुझे अगर कोई पिंग कर रहा है कि सर कैसे है, सब कुछ कैसा कैसा चल रहा है, तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, इसका सामने कुछ मतलब के काम है, तो इसीलिए वो फेवर मांगेगा, इसीलिए मुझे पिंग कर रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन पैटर्न में चेंज आ गया है कि हम लोग सभी को दिखाते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये इंटरेक्शन पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा चेंज आया। किसी इंसान को मैं पसंद नहीं करता हूँ, पर ऐसे दिखाता हूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं समझने ही नहीं देता हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। और किसी इंसान को मैं पसंद करता हूँ तो भी मैं कह नहीं पाता हूँ कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। इंटरेक्शन पैटर्न में भी चेंज आया इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण। ओके, एक फैक्ट्री कल्चर बन गया। फैक्ट्री कल्चर क्या है? फैक्ट्री कल्चर मीन्स टाइम से उठो, टाइम से सब काम करो, टाइम पे ही सब कुछ करो। ठीक है, तो ये जो पंक्चुअलिटी कि टाइम इज़ मनी, टाइम से सब कुछ करना होगा, अगर तुम काम नहीं करते हो, तुम अनएम्प्लॉयड हो, तो तुम मतलब कि सोसाइटी के लिए एक बोझ हो। तो ये जो नज़रिया है ये भी तब से आया कि तुम काम नहीं करोगे, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एक्सप्लॉयट किसको करेगा? सभी। अगर इंसान यही सोचेगा कि मैं खेती बाड़ी करूँगा तो ये इंडस्ट्री कैसे चलेगा, तो उनका तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो द सेंस ऑफ के एम्प्लॉयमेंट, द सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ से ही आया कि हम लोगों को समझाया गया कि काम करो। काम करो क्यों? क्योंकि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं है। मैं अगर काम करूँगा तो किसका फ़ायदा होगा? मैं अगर काम करूँगा तो मेरा जितना फ़ायदा होगा उससे भी 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ। आप एक कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट कराते हो तभी जाके आपको महीने का एंड का 10,000 रुपये मिलता है ना। तो ये जो चीज़, ये एक फैक्ट्री कल्चर ये सोसाइटी में लाया गया। एन आर्किटाइप ऑफ एन इकोनॉमिक रेजिमेंटेशन टर्म यूज़ किया जा रहा है। ओके, एन आर्किटाइप ऑफ एन इकोनॉमिक रेजिमेंटेशन hitherto known only in barracks and prisons. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द फैक्ट्री वॉज ऑप्रेसिव येट पोटेंशियली लिबरेटिंग। मतलब कि ये इंसान को ऐसे दिखाता है कि नहीं, आप तो लिबरेट हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, आप खुद अपने मर्ज़ी से कुछ भी करो। तो ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, पर इसी में हम लोग ना अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। डुरखेम में, डुरखेम का जो
थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सुसाइड, उसमें ऑब्वियसली हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि ये जो लिबरलिस्टिक व्यू है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा लिबरेट हो गए हैं। तो ये जो चीज़ है हम लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा कि ये भी एक स्पेसिफिक ट्रैप है, एक स्पेसिफिक स्कीम है, ठीक है। Here works learned both collective functioning as well as concerted efforts for better conditions कि हम लोग एक साथ ग्रुप मिल के एक काम करते हैं, ठीक है। तो काम, मुझे बस काम करना है, हम लोगों को ग्रुप में होके एकजुट होके एक काम करना है, तो हम लोगों को वो टारगेट फुलफिल करना है। तो इससे क्या होता है कि कलेक्टिवनेस आता है, बट कलेक्टिवनेस बेस्ड ऑन our work, okay, collectiveness not based on our personal relationship. New significance of clock time as a basis of social organization. तो क्लॉक टाइम का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। फैक्ट्री प्रोडक्शन implied the synchronization of labor. It began punctually, had a steady pace and took place for set hours and on particular days of the week. कितना टाइम काम करना है, कितना घंटा काम करना है, कब छुट्टी मिलेगा, सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम फिक्स्ड है। इन एडिशन द क्लॉक इंजेक्टेड अ न्यू अर्जेंसी टू वर्क, ठीक है, डेडलाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि इस टाइम के अंदर मुझे ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, इस टाइम के अंदर मुझे ये प्रेजेंटेशन देना है, इस टाइम के अंदर मुझे ये डेटा सबमिट करना है। तो ये जो क्लॉक टाइम है ये हमारे अंदर इंजेक्ट किया गया ताकि एक काम एकदम सही वक्त पे हो। अगर हम इसको ह्यूमनिस्टिक एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो इंसान तो रोबोट नहीं है ना, कि हर दिन 8 घंटा वो दिमाग से एक्टिव रहता है, एक्टिव रह के वो हर काम कर देगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो ना हो इसीलिए ये क्लॉक टाइम इंजेक्ट किया गया है। For both employer and employee, time is now money. It is not past but spent. Time is money. ये हम लोगों को इंडस्ट्रियल जो मतलब कि रेवोल्यूशन है उससे ही पता चला कि कोई भी टाइम तुम गवा नहीं सकते, कोई भी टाइम तुम गवा नहीं सकते, तुमको टाइम से ही सब कुछ करना होगा, टाइम में ही सब कुछ करना होगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि एक मतलब कि रैट रेस जिसे हम कह सकते हैं, एक रैट रेस हम लोगों के अंदर आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का जो मटेरियलिस्टिक जो फैक्टर था वो हम लोगों का ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ कि ये जो गाना है आप इस गाने को सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस गाने में क्या कहा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।